दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARV क्लासेस पर। मैं हूं अंकित आर्य और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 की साइंस, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या कहलाते हैं, इनकी परिभाषा क्या कहलाती है और ये अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इन लोगों की परिभाषा देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अम्ल की परिभाषा क्या होती है और क्षार की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर अम्ल लिखा है और यहाँ पर क्षार लिखा है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो क्लास 10 के स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो आपको इस परिभाषा देखनी पड़ेगी और इससे समझना चाहिए कि अम्ल क्या कहलाते हैं। इसमें लिखा है वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन त्याग देते हैं। तो ऐसे अम्ल की एक परिभाषा और दी गई है जो कि ये वे पदार्थ जो धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और H2 गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वे पदार्थ जो धातु से क्रिया करेंगे और लवण का निर्माण करेंगे और H2 गैस निष्कासित होती है, निकलती है। तो आप समझ चुके होंगे कि एसिड क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन त्याग देते हैं, अम्ल कहलाते हैं और धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और H2 गैस निकलती है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने परिभाषा समझाई है और इसी प्रकार मैं आपको क्षार की परिभाषा समझाता हूँ, जो कि है वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन त्याग देते हैं। जो पदार्थ जल में OH नेगेटिव आयन त्याग देते हैं क्षार कहलाते हैं और बाकी पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। तो हम लोगों ने अभी परिभाषा देखी है अम्ल और क्षार क्या कहलाते हैं, तो हमें उसमें आगे भी देखना है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं और ये किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इनके टेस्ट क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और इनके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इनको प्रॉपर्टीज को समझने के लिए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इनके टेस्ट। तो कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे यौगिक हैं जो कि इनमें से मैंने पहले जो लिखे हैं 4 वो अम्ल है और जो नीचे 4 लिखे हैं वो क्षार है। तो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर लिखा है, यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लिखा है और ये एक सॉल्यूशन होता है, फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड और क्षार का टेस्ट करते हैं और ये मिथाइल सॉल्यूशन होता है, इससे भी इनका टेस्ट होता है जो कि हमारे अम्ल और क्षार होते हैं। चलिए तो देखते हैं HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या टेस्ट देता है। तो ये रेड लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता है, रेड लिटमस पेपर को केवल क्षार ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है और ये फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में घोलने पर इसका कलर लेस आता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो भी एक सॉल्यूशन होता है, तो इनमें जब भी कोई भी अम्ल घुलेगा तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन दर्शाने लगेगा, तो ये पिंक कलर दर्शाने लगेगा। इसी प्रकार H2SO4 का देखते हैं, रेड में कोई चेंज नहीं आता है और ब्लू को रेड कर देता है, फिनोल्फ्थालीन में भी कोई चेंज नहीं आता है और मिथाइल में जैसे कि तैसा, यानी कि मैंने बताया किसी भी अम्ल को पिंक कलर में कर देता है। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है और इसी प्रकार एसिटिक एसिड होता है। तो इसी प्रकार ये चारों टेस्ट देते रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं क्षारों की, यानी कि जो हमारे क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देखते हैं इसका पहला टेस्ट है कि ये रेड लिटमस पेपर को किस प्रकार बदलता है। तो क्षार हमेशा लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जैसे कि इनकी परिभाषा भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और जो ब्लू में इनमें कोई चेंज नहीं आता है, इसमें लिखा है नो चेंज। और फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में इन्हें घोलने पर ये सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में घोलने पर ये सॉल्यूशन येलो कलर का हो जाता है। और इसी प्रकार
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी प्रकार टेस्ट देते हैं। फिनोक्सिलिन में घोलने पर पिंक कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज में घोलने पर येलो कलर देता है। और कुछ लेकिन इसका जो NH4 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ अलग प्रकार से दर्शाता है। लिटमस पेपर में तो यही चेंज आता है, लेकिन जब इसे फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन में और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में घोलते हैं तो ये फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन में घुलने पर पहले शुरुआती में तो पिंक कलर देगा, फिर बाद में एक कलरलेस हो जाता है, थोड़ी देर बाद कलरलेस हो जाता है, कुछ भी दर्शाता नहीं है, कुछ भी कलर नहीं आता है। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज में भी इसी प्रकार देता है कि कुछ देर बाद कलरलेस हो जाता है। तो हम लोगों को फ्रेंड इसमें और भी अभी गुणधर्म देखने हैं, तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ। और चलिए फ्रेंड्स अम्ल और क्षार की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। अम्ल व क्षार धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो जो आपकी NCERT की बुक है उसमें पेज नंबर 21 पर दी हुई एक चित्र दिया होगा उस 2.1 के नाम से। उस चित्र में बताया गया है कि जब अम्ल और क्षार के साथ जिंक धातु को घोलते हैं और उसका जो एक नली निकाली जाती है इस प्रकार से, उसे जलीय विलयन में डालते हैं, तो जो H2 गैस निकलती है वो कुछ बुलबुलों के समान निकलती है और उसके पास मोमबत्ती ले जाने पर फट की आवाज आती है। तो जो अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, तो वो हम इस दौरान इस अभिक्रिया से प्रॉपर्टी इसकी समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार अम्ल और क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं। तो इसमें 5 ml एसिड लिया जाता है जो कि होता है H2SO4। ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि होता है सॉल्ट, ये होता है एसिड, ये होता है मेटल यानी कि धातु। चलिए फ्रेंड देखते हैं, ये होता है एसिड जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक धातु से क्रिया करके ZnSO4 बनाता है जो कि एक सॉल्ट है और H2 गैस बाहर निकलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही परिभाषा में बता दिया था कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसी प्रकार अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। यही हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती के सामने ले जाने पर फट की आवाज में जलती है जो कि क्रिया परीक्षण क्रिया कहलाती है। और क्षार इसमें लेते हैं हम 3 ml NaOH प्लस Zn जो कि धातु है, क्रिया करके Na2O Zn प्लस H2। फ्रेंड्स ये क्षार है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये मेटल Zn और एक लवण है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर बेस यानी कि क्षार धातु से क्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं जो कि है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है लेकिन इनकी सभी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो हम देख सकते हैं कि अम्ल भी धातु से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं और क्षार भी धातु से क्रिया करके इस रिएक्शन में लवण बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और H2 गैस का निष्कासन कर रहे हैं। ये आपके अम्ल व क्षार के गुणधर्म की पहला आपका मतलब जो पहला है पॉइंट हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट पर। चलिए फ्रेंड देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। चलिए इसके पहला जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है वो हमने समझ लिया है। अब आते हैं दूसरा गुणधर्म क्या कहता है। इसमें बताते हैं धातु कार्बोनेट।
और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें देखना है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल कैसे रिएक्शन करते हैं। तो पहले समझते हैं धातु कार्बोनेट क्या कहलाता है। ये होता है NaCO3। जब मेटल से कोई भी कार्बन से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी पदार्थ मेटल से क्रिया करता है तो वह कार्बोनेट कहलाता है। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एसिड से। हम एक एसिड लेते हैं जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड और इसकी क्रिया करा देते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। Cl 2 NaCl हो जाता है, 2Cl ये होता है हमारा जो धातु कार्बोनेट होता है, जिसमें धातु और कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, वो धातु कार्बोनेट कहलाता है। एसिड HCl से क्रिया करके सॉल्ट बनाता है, NaCl और वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से धातु कार्बोनेट से अम्ल रिएक्शन करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल कैसे रिएक्शन करते हैं। पहले देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कहते हैं, क्या होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NaHCO3, इसकी अभिक्रिया कराई HCl जो कि एक एसिड है, तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलेगी। और ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये एसिड है, ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल रिएक्शन करता है तो एक ही पदार्थ बनता है NaCl। यदि आप यहाँ पर और कोई लेंगे तो वह लवण भी किसी और के बनेगा, या कोई और कंपाउंड यूज करेंगे तो और कोई कंपाउंड से बनेगा। लेकिन इन रिएक्शनों में H2O जो वाटर है वो भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। इसमें है ना कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में CO2 गैस जरूर निकलेगी और वाटर भी बनता है। तो ये हमारा दूसरे नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रॉपर्टीज पर। चलिए तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी समझते हैं। ये क्या कह रही है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक को घोलने पर क्या होता है। तो इस पर प्रॉपर्टी में हमें बताना है कि हम अम्ल और क्षार को जब जल में घोलेंगे तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं अम्ल और क्षार को जल में घोलने पर। मैं एक एसिड ले लेता हूँ HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, इसको जल में घोलते हैं तो क्या बनता है। तो इसको हमने जल में घोला तो ये H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है। तो हम जब अम्ल को जल में घोलते हैं या जल से क्रिया कराते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्राप्त होता है, ये दो आयनों में टूट जाते हैं। और हमें यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इनको जल में घोला जाता है तो H पॉजिटिव आयन तो निकलता है, लेकिन H पॉजिटिव आयन स्वतंत्र नहीं रहता जल में। तो यह वाटर के हाइड्रोजन से क्रिया करके H3O पॉजिटिव बना लेता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ये जलीय विलयन में घुलते हैं। बहुत से एसिड इस प्रकार से घुल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्षारक, देखते हैं कि बेस को या क्षार को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। तो जल में घोलते हैं, ये बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसको हम जल में घोलते हैं तो ये आयन देता है। जैसे कि अम्ल आयन देता है उसी प्रकार क्षार भी आयन देता है।
तो इसको बोलते हैं तो Na पॉजिटिव जो कि NaOH में था वो अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं, आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आयन K पॉजिटिव अलग हो जाता है और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलने पर NaOH पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है OH। तो इसी प्रकार मैंने आपको परिभाषा भी क्षार की बताई थी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन त्याग देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो आपको इससे परिभाषा क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमने यहाँ तक देखा ही अम्ल व क्षारों की परिभाषा यानी कि गुणधर्म, और एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि पीएच मान होता है। तो हम समझते हैं पीएच मान क्या होता है। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ कि पीएच मान क्या होता है। और ये आपकी हेडिंग डली है जैसे कि पीएच मान, इसका जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच मान पोसेंस जो कि एक जर्मन शब्द है उससे निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में शक्ति यानी कि पावर। इसी प्रकार इसकी फुल फॉर्म जो हो जाती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए समझाते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान एक सूचक की तरह कार्य करने वाला एक पैमाना है, स्केल होता है। सूचक की तरह कार्य करने वाला पैमाना होता है जिसमें 1 से लेके 14 तक की जो भी नंबर्स हैं वो लिखे रहते हैं, और इसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बताते हैं। तो हम देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जो कि 7 है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना इसमें कोई एसिडिक होता है ना इसमें बेसिक होता है। जहाँ H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है वहाँ एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ती है, और जहाँ OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है वहाँ बेसिक बढ़ता है यानी कि क्षारकता बढ़ती है। तो इसे मैं बताता हूँ कि जहाँ पर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी वहां पर अम्लता अधिक होगी, और ये 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना यहाँ पर कोई क्षार होता है ना एसिड होता है, बीच का होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो यहाँ पर बेसिडिटी बढ़ रही है। एक पैमाना होता है जो डिफरेंट कलर में बटा होता है, और ये इसमें 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी होती है जैसा कि मैंने आपको यहाँ दर्शा दिया है। तो इसमें कुछ एसिड लिखे हैं मैंने, और जो 7 पे न्यूट्रल आता है उसको भी लिखा है, और जो हाइड्रोजन यानी कि बेस होता है उसको भी लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जठर रस। ये होता है जो अपने पैनक्रियाज होता है जो अपने शरीर में अग्न्याशय उससे स्रावित होता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? इसकी पीएच वैल्यू कुछ 0 पॉइंट करीब होती है। तो ये एसिडिटी मतलब अम्लता होती है इसमें, कि अम्लता दर्शाता है। और यहाँ पर नींबू का रस होता है, ये भी इसकी भी हाइड्रोजन आयन की जो है वो सांद्रता बढ़ रही है तो ये भी अम्ल कहलाता है। और नंबर 7 पर ये होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और हम पैमाने में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैमाने में 12 नंबर पर जाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 0 से 14 तक जाने पर 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिडिटी बढ़ती है, तो यहाँ पर क्षारकता बढ़ रही है। और ये 14 है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो ये भी अधिक मतलब प्रबल क्षार होता है और ये प्रबल एसिड होते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आगे की वीडियो ये वीडियो इसी समय समाप्त करते हैं, और इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो मैं पार्ट 2 में दिखा दूंगा। ये पार्ट 1 हो चुका है, तो आगे की वीडियो की बात करेंगे हम पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि ARK क्लासेस, और जो भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।